गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एल्टीट्यूड। तो देखिए, अगर अपन एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड अगर हमारे पास देखें कि क्या होता है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम लंब खींच दें तो वो हमारे पास क्या होगा, एल्टीट्यूड या लंब। देखिए क्या होगा, एल्टीट्यूड अगर अपन बात करें हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। हिंदी में एल्टीट्यूड को हम बोलेंगे शीर्ष लंब। ध्यान रखना, हिंदी में कई बार क्या होता है, एल्टीट्यूड शीर्ष लंब की जगह सिर्फ और सिर्फ लंब लिखा आ जाता है या परपेंडिकुलर आ जाता है। तो ध्यान रखना, ये सारे हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब क्या होता है, ट्रायंगल के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन खींच दें तो वो हमारे पास क्या होगा, शीर्ष लंब। ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एल्टीट्यूड खींच दिया बीसी पर एडी, जो बीसी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए ध्यान देना, अगर हम एक इस तरह का ट्रायंगल बना लें, अधिक कोण त्रिभुज बना लें, यहां पर मेरे पास ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। अब अगर मुझे शीर्ष ए से बीसी पर लंब खींचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बीसी भुजा को पीछे बढ़ाना पड़ेगा और ये शीर्ष ए से सामने इस भुजा पर लंब डाल दिया एडी, तो ये भी हमारे पास क्या है, शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। हमने शीर्ष ए से इस पर लंब खींचा एडी, शीर्ष बी से हमने इस पर लंब खींचा बी और शीर्ष सी से हम लोगों ने इस पर लंब खींचा सी एफ। तीनों शीर्षों से हमने क्या करा, सामने वाली भुजाओं पर लंब खींच दी। ये तीनों लंब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र क्या होगा, जहां पर किसी भी ट्रायंगल के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं, वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। तो देखिए ध्यान देना, यहां शीर्ष ट्रायंगल ए बी सी के अंदर शीर्ष ए से लंब खींचा एडी, शीर्ष बी से लंब खींचा बी और शीर्ष सी से लंब खींचा सी एफ। तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, ये हमारे पास हुआ ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। तो आज हम इसमें जो मेनली पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। तो इसको एक बार मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूं। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र की अपन बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र हमारे पास क्या होगा, फिर से एक बार हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें शीर्ष ए से हमने सामने वाली भुजा पर लंब खींचा एडी, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा बी और शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा सी एफ। इन तीनों लंबों का शीर्ष लंब का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया हमारे पास। अगर सपोज करो हम लोग यहां कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये इसका ऑर्थो सेंटर है लंब केंद्र, तो यहां मैं अगर इस बी पॉइंट को इस ओ से मिला दूं, इस ए पॉइंट को ओ से मिला दूं और इस सी पॉइंट को ओ से मिला दूं, तो ये तीनों जो शीर्ष लंब है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो। अब सबसे पहला काम हमारा ऑर्थो सेंटर के अंदर फाइंड करना है कि एंगल BOC हमारे पास कितने डिग्री का होगा। ये जो कोण है हमारे पास BOC, हमें ये देखना है कि कितने डिग्री का होगा। तो हमने शीर्ष बी से जो लंब खींचा था वो सामने वाली भुजा AC को E पर मिल रहा था। शीर्ष सी से जो लंब खींचा था वो सामने वाली भुजा से AB को F पर मिल रहा है। हमें एंगल फाइंड करना है BOC। आप सब लोगों को पता होगा कि एक क्वाड्रिलेटर, एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग हमारे पास कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री।
एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। कहा जा सकता है हाँ या नहीं। अब देखिए ये भी हम देख लेते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, अगर मैं इसका यहां से एक डायगोनल इसका विकर्ण खींच दूं तो ये एक ट्रायंगल बना। क्या ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये भी एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। तो क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए यहां पर ध्यान देना, अगर अपन बात करें मेरे पास ये जो क्वाड्रिलेटर है AFOE, ये जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटर AFOE, इसमें हमारे पास ये F पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। E पर बनने वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। ये दोनों का सम 180 डिग्री हुआ। शीर्ष A पर बनने वाले एंगल को अगर हम एंगल A कह देते हैं, शीर्ष A पर बनने वाले कोण को एंगल को अगर हम A कह देते हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या होगा कि ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या 180 डिग्री माइनस A कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का 90 का सम हो गया 180। बचा हमारे पास एंगल 180 डिग्री। ये एंगल अगर A है तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस A। हम आगे देख चुके हैं कि हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 180 माइनस A है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 180 डिग्री माइनस A। तो हमारे पास क्या हुआ ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण क्या होगा 180 डिग्री माइनस के अंदर सामने वाले शीर्ष पर बना कोण 180 डिग्री माइनस सामने वाले शीर्ष पर बना कोण, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ऑर्थो सेंटर पर बना हमारे पास कोण आ जाएगा। कहा जा सकता है हाँ या नहीं। जैसे देखिए अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। हमने शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा, शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा और शीर्ष C से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा। इन तीनों लंब का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या हुआ O, ऑर्थो सेंटर। अब अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये हम अभी फाइंड करके आए हैं कि एंगल BOC कितना होगा 180 डिग्री माइनस सामने वाले शीर्ष पर बना कोण, तो 180 माइनस A आ जाएगा। अगर हमें एंगल चाहिए COA, ये वाला अगर कोण चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सामने वाले शीर्ष पर बना कोण क्या आ जाएगा B। और अगर हमें कोण चाहिए AOB, ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला कोण क्या है C, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस C। तो ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस सामने वाले शीर्ष पर बना कोण। कहा जा सकता है हाँ या नहीं। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम इसके अंदर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑर्थो सेंटर की पोजीशन देख लेते हैं। लंब केंद्र की पोजीशन देख लेते हैं। अलग अलग ट्रायंगल के अंदर लंब केंद्र की जो पोजीशन है वो क्या होगी। तो देखिए ध्यान देना, अगर सबसे पहले हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज की, तो ये हम एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान देना ऑर्थो सेंटर बनता कैसे, किसी भी ट्रायंगल के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाता तो हमारे पास क्या बनता है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, हमने शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया AD, शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया B और शीर्ष C से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया CF। अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑर्थो सेंटर O, वो कहां है हमारे पास, ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के बाहर है या किसी पॉइंट पर है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो O पॉइंट है ये हमारे पास क्या है ट्रायंगल के अंदर है, इनसाइड है।
तो हमारे पास क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर इसकी जो पोजीशन रहती है वो कहां रहती है, अंदर। सेकंड, अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण हमारे पास क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बीसी पर अगर लंब डाल लें, शीर्ष ए से इसके सामने वाली जो भुजा है वो बीसी पर अगर लंब डाल लें, तो क्या ये ए बी ही इसका लंब होगा, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहे। शीर्ष सी से सामने वाली भुजा ए बी पर अगर लंब डालना है, तो ये वाली जो बीसी लाइन है यही क्या लंब होगी क्या, और शीर्ष बी से सामने वाली भुजा ए सी पर लंब खींचना है, तो ये हमारे पास लंब आ गया बी डी। तो देखो ध्यान देना, तीनों जो लंब हमने खींचे उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या बी पर है क्या, हाँ या नहीं। तो ध्यान देना, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है लंब के अंदर, वो कहां होगा, राइट एंगल पर, समकोण त्रिभुज पर कहां होगा, समकोण पर, राइट एंगल पर कहा जा सकता है। अब देखिए थर्ड हम इसमें देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अपन नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब थर्ड हम इसमें देख लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, जिसमें बी एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज हुआ। अब अगर मुझे शीर्ष ए से बी सी पर लंब खींचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ए से मैंने यहां पर बी सी को आगे बढ़ा लिया और शीर्ष ए से इस पर लंब खींच दिया, ये हमारे पास आ गया ए डी। फिर मुझे शीर्ष सी से ए बी पर लंब खींचना है, तो मैंने इस ए बी को आगे बढ़ा दिया और यहां पर शीर्ष सी से इस पर लंब खींच दिया, और शीर्ष बी से सामने वाली भुजा ए सी पर लंब खींचना है, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और यहां पर ए सी पर मिला दिया, ये बी डी हमारे पास शीर्ष लंब आ गया। अब देखो ये तीनों जो मेरे पास शीर्ष लंब है अभी मेरे पास कहीं भी नहीं मिल रहे, लेकिन अगर मैं क्या करूं, इन तीनों को थोड़ा पीछे बढ़ाऊं, इन तीनों को मैं थोड़ा सा अगर पीछे बढ़ाता हूं, तो ये तीनों क्या किसी एक पॉइंट पर मिल रहे। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हम कह देंगे ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर। तो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जो मेरे पास ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर आया, वो कहां आया, ट्रायंगल के बाहर आया क्या। तो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर इसकी जो पोजीशन रहती है वो क्या रहेगी, बाहर रहेगी। ध्यान देना, सबसे पहले हमने देखा न्यून कोण त्रिभुज के अंदर ऑर्थो सेंटर कहां होता है, अंदर। फिर कोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर की पोजीशन कहां होती है, समकोण पर, राइट एंगल पर। और थर्ड हमने इसमें देख लिया कि हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज के अंदर इसकी पोजीशन क्या रहेगी, बाहर। अब देखिए ध्यान देना, इसमें अपन नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। ये हमारे पास हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। कि ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। हमने क्या करा, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया ए डी, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया बी, और शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया सी एफ। अब इन तीनों लंबों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ओ ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी का जो ऑर्थो सेंटर होगा, ट्रायंगल ए बी सी का जो ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर होगा, वो क्या हमारे पास ओ पॉइंट होगा क्या, हाँ या नहीं। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का जो ऑर्थो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ट्रायंगल बी ओ सी का जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या होगा, कौन से वाला ट्रायंगल, बी ओ सी, ये नीचे वाला ट्रायंगल,
ये वाला जो ट्रायंगल है BOC, अगर हमें इसका ऑर्थो सेंटर चाहिए कि क्या होगा, तो देखिए हम इसका ऑर्थो सेंटर बनाकर देख लेते हैं कि क्या होगा। ध्यान देना बड़े अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अच्छे से समझनी होगी। ये हमारे पास है ट्रायंगल BOC, हमें इसका ऑर्थो सेंटर चाहिए कि क्या होगा। देखिए ध्यान देना एक चीज, हमेशा और हमेशा ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर बनता कैसे है, जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर। तो अब देखो ये शीर्ष B है, इससे मुझे इसके सामने वाली भुजा OC इस पर लंब डालना है। तो मैंने क्या करा, OC को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और ये शीर्ष B से इस पर लंब डाल दिया। OC को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और शीर्ष B से इस पर लंब डाल दिया। सेम इसी तरह से अगर अपन यहां पर बात करें, शीर्ष C से इसके सामने वाली भुजा BO पर लंब डालना है, तो मैंने क्या करा, BO को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और शीर्ष C से इस पर लंब डाल दिया। तो शीर्ष B से इस पर लंब हो गया BF और शीर्ष C से इस पर लंब हो गया C। अब शीर्ष O से सामने वाली भुजा BC पर लंब डालना है, तो वो हमारे पास क्या जाएगा, OD। अब इन तीनों शीर्ष लंबों को अगर हम पीछे बढ़ाएं, तो ये तीनों जो शीर्ष लंब है पीछे बढ़ाने पर किस पॉइंट पर मिल रहे, A पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल BOC का जो ऑर्थो सेंटर है लंब के अंदर है वो हमारे पास A होगा, हाँ या नहीं, कहा जा सकता है। ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर वो था, हमने भी देखा, तो ट्रायंगल BOC का ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या आ गया, A। सेम इसी तरह से अगर हमें ट्रायंगल COA का ऑर्थो सेंटर चाहिए, COA, तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, B। और सेम इसी तरह से अगर ट्रायंगल AOB का अगर हमें ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर चाहिए, तो इसका लंब के अंदर हमारे पास AOB का इसका ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या जाएगा, C। पक्का? तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। किसी को भी अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करना और देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए देखिए, अभी इसी में अपन आगे चलते हैं। अब देखो, हमने ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र की पोजीशन देख ली। अगर मैं यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें ये B वाला जो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है। AB की लंबाई अगर हम कह दें कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई अगर हम कह दें 3 सेंटीमीटर है, और AC की लंबाई हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट रेशियो होते हैं, हम लोगों को पता है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल ABC का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो देखिए ध्यान देना, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए, तो शीर्ष A से जो लंब डालेंगे वो AB ही होगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शीर्ष C से इस पे सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो वो क्या हो जाएगा, CB। ये भी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर हमसे पूछे कि शीर्ष B से इसके सामने वाली भुजा AC पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ, तो शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या होगा, BD। तो हमें यहां पर क्या करना है, BD की लंबाई निकालनी है कि क्या होगी, ये हमसे पूछ सकता है। तो देखिए ध्यान देना, इसको निकालने का अपन सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं कि क्या होगा। अब मुझे पता है कि ये मेरे पास जब शीर्ष लंब है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। क्यों? ये पूरी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं DC की लंबाई मान लेता हूं x सेंटीमीटर, इस DC की लंबाई अगर मैं x मान लेता हूं, तो मुझे बताओ क्या DA की जो लंबाई है वो क्या 5 - x आ जाएगी क्या? ये पूरी भुजा की जो लंबाई थी वो 5 सेंटीमीटर है, इस भाग की लंबाई अगर हम x मान लेते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट की लंबाई क्या आ जाएगी, 5 - x। तो अब देखिए ध्यान देना, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल BDC में बात करें, समकोण त्रिभुज BDC के अंदर आप सब लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, नहीं आती तो यहां देखो अलग से हम एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर समझ लेते हैं कि अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एक भुजा अगर मेरे पास बेस है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस है,
मेरे पास एक भुजा आधार है, एक भुजा लंब है और एक भुजा कर्ण है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर किसके होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर के। हाँ या नहीं? तो अगर हम बात करें ट्रायंगल बीडीसी में, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर बराबर क्या बीसी स्क्वायर आ जाएगा? हाँ या नहीं? तो बीडी की लंबाई हमें नहीं पता, हम लिख देते हैं बीडी स्क्वायर। अब डीसी स्क्वायर उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। बीसी की लंबाई 3 है तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 माइनस डीसी हमारे पास क्या है? x, तो x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। तो हमारे पास ट्रायंगल बीडीसी में क्या बीडी स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया? हाँ या नहीं? फिर देखो सेम इसी तरह से अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल बीडीए में, राइट एंगल ट्रायंगल बीडीए में हम क्या कह सकते हैं कि बीडी स्क्वायर प्लस डीए स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? ए बी स्क्वायर के। हाँ या नहीं? अब देखो बीडी की लंबाई हमें नहीं पता तो हम लिख देते हैं बीडी स्क्वायर बराबर डीए स्क्वायर उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। ए बी की लंबाई 4 है तो ए बी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस में डीए की लंबाई क्या है? 5 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ या नहीं? कहा जा सकता है। तो देखिए ध्यान देना बीडी स्क्वायर बराबर ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई सेकंड। अब देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो क्या हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास क्या है? बीडी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 16 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों बीडी स्क्वायर की लंबाई है तो इनको हम इक्वल रख लेते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल दे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a इंटू बी। तो ये हमारे पास आ गया। तो क्या आ गया? 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा? 10x। अब एक्स स्क्वायर से क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब ये 25 इधर आते ही क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 9 प्लस 25 क्या आ जाएगा? 36। सॉरी 9 प्लस 25 हमारे पास क्या आ जाएगा? 34। और ये मेरे पास माइनस में क्या आ जाएगा? 16 बराबर किसके आ जाएगा? 10x के। अब 34 में से अगर हम 16 घटा दे तो क्या आ जाएगा? 18 बराबर किसके आ जाएगा? 10x के। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 18 बटा 10 या क्या आ जाएगी? 1.8। x की वैल्यू 1.8 आ गई, लेकिन हमें x नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था? bd। तो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दे। अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दे तो क्या आ जाएगा? bd स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 1.8 का अगर स्क्वायर 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 1.8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3.24। तो 9 में से अगर 3.24 घटा दे तो क्या आ जाएगा? 5.76। और BD स्क्वायर बराबर 5.76, तो BD क्या आ जाएगा? 2.4। तो हमारे पास शीर्ष B से डाले गए लंब की लंबाई क्या आ गई? 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो हमने इसको इस तरह से पूरा सोल्व करा। अब अगर हम यहां देखें, ध्यान देना, अगर मैं फिर से इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ABC ये हमने बनाया, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया BD। तो ध्यान देना मुझे अगर BD की लंबाई चाहिए तो BD की लंबाई का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है AB इंटू BC अपॉन AC। BD की जो लंबाई है इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है AB इंटू BC अपॉन में क्या आ जाएगा? AC। ये हमारे पास आ जाएगा। कहा जा सकता है हाँ या नहीं? अब मेन बात है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अभी अपन इस चीज को देखेंगे। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है BD बराबर AB इंटू BC अपॉन में AC। सेम इसी तरह से ध्यान रखना, इसमें अगर हम BD की लंबाई चाहिए, अगर ये तीनों भुजाएं दे रखी है AB, BC और AC, तब तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें DC और AD की लंबाई दे देगा तो BD बराबर आ जाएगा रूट में AD इंटू DC।
रूट में AD इंटू DC। और एक और फॉर्मूला बनता है कि AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। इस भुजा का स्क्वायर AB का AD इंटू AC, और अगर BC स्क्वायर चाहिए वो आ जाएगा CD इंटू C। BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा CD इंटू C। ये टोटल हमारे पास इसमें 4 फॉर्मूले बनते हैं। तो अब इन चारों फॉर्मूलों की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि फॉर्मूले आए कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूले आए कैसे, ये हमें सीखना है, क्योंकि अगर हम ये सीखेंगे तो इनको यूज करना, अप्लाई करना बड़ा इजी रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू आप सब लोगों का।